सुप्रभात प्यारे बच्चों। इस वैश्विक महामारी के चलते आपका पठन पाठन व्यवस्थित चलता रहे, इसकी दृष्टि से बृहन मुंबई महानगर पालिका की तरफ से प्रतिदिन आपको कक्षा पहली से लेकर के 10वीं तक की कक्षाएं चल रही हैं। आप सभी बच्चे इसका लाभ ले रहे हैं और जो बच्चे वंचित हैं उन तक पहुंचाइए, आप लोग ये जानकारी दीजिए। तो बच्चों, आज हम अपने नए विषय की ओर चल रहे हैं। विषय अपना पुराना है, टॉपिक नया है। बच्चों सभी लोग ध्यान दीजिए। मैं प्रमोद कुमार काशीनाथ त्रिपाठी, एमपीएस पोईसर हिंदी शाला क्रमांक 3, 90 फीट रोड, कांदिवली पूर्व, मुंबई 400101। आप सभी बच्चों का आपकी ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। आज का सुविचार बच्चों, अपना कार्य स्वयं करें। आज का दिनांक 25 सितंबर सन 2020, दिन शुक्रवार, कक्षा 5वीं, विषय प्रथम भाषा हिंदी बाल भारती। आओ पहले कुछ तस्वीरें देखें। यह चित्र आपको दिख रहा है, इसमें एक लड़का दौड़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। नीचे वाक्य लिखा है, रवि दौड़ता है। इस चित्र को देख करके हमारे ध्यान में आ रहा है, अरे इसमें भी तो कुछ हो रहा है, यह लड़की कुछ कर रही है। तो नीचे वाक्य पढ़ने पर स्पष्ट हो जा रहा है, सुमन पत्र लिखती है। बच्चों यह कमल है। कमल को आप भली भांति जानते हैं, यह हमारे भारत देश का राष्ट्रीय पुष्प है, राष्ट्रीय प्रतीक है। बच्चों अगले चित्र में आप देख रहे हैं, हरे भरे पेड़ों पर बड़े बड़े आम, अच्छे अच्छे आम लगे हुए हैं और वाक्य लिखा है, आम पेड़ पर है। इन वाक्यों में दौड़ता है से रवि के दौड़ने का तथा लिखती है से सुमन के लिखने का कार्य है से कमल के होने का भाव और है से आम का पेड़ पर होने का भाव प्रकट होता है। अतः ये सब क्रियाएं हैं। देख रहे हैं आप लोग, रवि दौड़ता है, सुमन पत्र लिखती है, यह कमल है, आम पेड़ पर है। बच्चों ये सब क्रियाएं हैं। क्रिया, आइए आज हम क्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, क्रिया को समझेंगे। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति भाषा का ज्ञाता होता है, भाषा की जानकारी रखता है, तो आत्मविश्वास से परिपूर्ण होता है। बच्चों हमें भी अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना है, व्याकरण को अच्छी तरह से समझना है। आप लोग इसके पहले संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इनके बारे में जाने। आज हम क्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले क्रिया की परिभाषा जान लेते हैं। जिन शब्दों से किसी काम के होने या करने का पता चलता है, वे शब्द क्रिया कहलाते हैं। क्रिया की परिभाषा से स्पष्ट है कि क्रियाओं को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला वर्ग देख लेते हैं। पहले वर्ग में है होना। होना क्रिया से किसी वस्तु के होने अर्थात अस्तित्व का बोध होता है, इसलिए इस वर्ग की क्रियाओं को अस्तित्ववाची भी कहा जाता है। जैसे वह सुंदर है। बच्चों यहाँ दो बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन ये इस बच्ची की तरफ ये शब्द लिखा हुआ है और यहाँ उसके बारे में लिखा है वाक्य, वह सुंदर है। दूसरे में देखते हैं बच्चों, होना के बाद करना। करना क्रिया से किसी कार्य के करने का बोध होता है, इसलिए इस वर्ग की क्रियाओं को कार्यवाची कहकर भी संबोधित किया जा सकता है।
आगे हम देख लेते हैं कैसे। सोहन लिखता है, इसमें करना हो रहा है, इसमें कार्य हो रहा है। सोहन क्या कर रहा है? सोहन लिख रहा है। अभी आगे देखते हैं बच्चों, क्रिया का संबंध धातु से है। धातु यह एक शब्द है। धातु के बारे में पहले हम जानकारी ले लेते हैं, फिर आगे क्रिया के बारे में पढ़ेंगे तो हमको जो है बहुत ही आसानी होगी समझने में। किसी क्रिया के विभिन्न रूपों में जो अंश समान रूप से मिलता है उसे क्रिया की धातु कहते हैं। एक बार और देख लीजिए धातु की परिभाषा। जिस क्रिया के विभिन्न रूपों में जो अंश समान रूप से मिलता है उसे क्रिया की धातु कहते हैं। जैसे धीरे धीरे चलना चाहिए। इस चित्र में आप देख रहे हैं छोटा बालक है, यह धीरे धीरे चल रहा है, इसके लिए वाक्य लिखा गया है धीरे धीरे चलना चाहिए। अगले में देख लेते हैं, वह तेज चला। क्रियाएं दोनों में हो रही हैं, उसमें धीरे हो रही हैं, इसमें तेज हो रही हैं। इन वाक्यों में क्रिया का चल अंश समान रूप से सभी में आया है, अतः चल धातु है। धीरे धीरे चलना चाहिए, चलना, उसमें भी चल लगा है। और धीरे वह तेजी से चला, चला में भी चल लगा है। अतः हम जानते इसे इस तरह से जान सकते हैं कि इन वाक्यों में क्रिया का चल अंश समान रूप से सभी में आया है, अतः चल धातु है। धातु में ना जोड़ने पर क्रिया का सामान्य रूप बनता है और यही शब्दकोश में मिलता है। जैसे आइए देखते हैं, सामान्य रूप और धातु रूप लिखा हुआ है इसमें। सबसे पहले धातु रूप देख लेते हैं। यहाँ लिख, बोल, हंस, देख। इसका सामान्य लिख से सामान्य रूप बना लिखना, बोल से सामान्य रूप बना बोलना, हंस से सामान्य रूप बना इसका हंसना और देख से सामान्य रूप बना है इसका देखना। क्रिया के भेद समझ लेते हैं। क्रिया के भेद, कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सर्वप्रथम हम अकर्मक क्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अकर्मक का अर्थ है बिना कर्म का। जिस तरह से नाम से ही हमें ध्यान में आ जाता है अकर्मक, जो बिना कर्म का हो। अकर्मक का अर्थ है बिना कर्म का, जो क्रिया कर्म की उपेक्षा नहीं रखते उसे अकर्मक क्रिया कहा जाता है। जो क्रिया कर्म की उपेक्षा नहीं रखते उसे अकर्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे शीला हंसती है। अभी इसमें प्रश्न नहीं बन पा रहा है कि शीला क्या हंसती है। इसमें क्या का उत्तर नहीं मिल पा रहा है बच्चों, यह अकर्मक क्रिया है। प्रदीप सोता है। प्रदीप क्या सोता है, इसमें भी क्या के प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पा रहा है, यह भी अकर्मक क्रिया है। देखो बच्चों ध्यान दीजिए, अकर्मक क्रियाओं के व्यापार और फल दोनों कर्ता पर पड़ते हैं। क्रिया से पहले किसको लगाकर प्रश्न करने पर यदि उत्तर न मिले तो यह क्रिया अकर्मक मानी जाती है। मुख्य अकर्मक क्रियाएं निम्नलिखित हैं, जिनके बारे में हम देख लेते हैं। मुख्य अकर्मक क्रियाएं जैसे उठना, गिरना, चमकना, जाना, ठहरना, डरना, दौड़ना, फिरना, पढ़ना, करना, रोना, हंसना, लजाना या शर्माना, लेटना, ये सब अकर्मक क्रियाएं हैं। सकर्मक क्रिया के बारे में जानकारी ले लेते हैं। सकर्मक का अर्थ है कर्म के साथ, जिस क्रिया में कर्म भी जुड़ा हो। सकर्मक का अर्थ है कर्म के साथ
जिन क्रियाओं में कर्म की उपेक्षा होती है उन्हें सकर्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे बच्चों, मोहन ने चित्र बनाया। मोहन ने क्या बनाया? मोहन ने चित्र बनाया। चंचल खाना बनाती है। चंचल क्या बनाती है? चंचल खाना बनाती है। इन वाक्यों में चित्र और खाना कर्म है तथा क्रिया का फल चित्र और खाना कर्म पर पड़ रहा है। अतः बनाया और बनाती है क्रियाएं सकर्मक हैं। क्रिया से पूर्व किसको, किसे आदि लगाकर प्रश्न पूछने से यदि उत्तर मिल जाता है तो क्रिया सकर्मक होती है। जैसे इन उदाहरणों में क्या बनाया? चित्र। क्या बनाती है? खाना। उत्तर मिल जाते हैं। कभी कभी अकर्मक क्रिया सकर्मक भी बनाई जाती है। जैसे वह रो रहा है। वह रो रहा है, यह एक अकर्मक क्रिया है। वह क्या रो रहा है, इसमें उत्तर नहीं मिल रहा है बच्चों। इसमें सिर्फ वाक्य लिखा है वह रो रहा है। देखिए यहाँ लिखा है वह रो रहा है, यह अकर्मक क्रिया है। वह अपना दुखड़ा रो रहा है, दुखड़ा कर्म जुड़ गया तो यह सकर्मक क्रिया बन गई। इसमें अगर वह क्या रो रहा है तो इसमें आप उत्तर दे सकते हैं कि वह अपना दुखड़ा रो रहा है। वह सोता है। वह सोता है, वह क्या सोता है, इसमें उत्तर नहीं मिल पा रहा है। इसमें सिर्फ वह सोता है, यह अकर्मक क्रिया है। आगे के वाक्य में देखते हैं, वह सोता है अकर्मक क्रिया है। वह गहरी नींद सोता है। अब यह सकर्मक क्रिया बन गई। गहरी नींद कर्म इसमें जुड़ गया तो यह सकर्मक क्रिया बन गई। तो इसमें हम कह सकते हैं अकर्मक क्रिया को सकर्मक भी बनाया जा सकता है। कुछ क्रियाएं सकर्मक और अकर्मक दोनों हो सकती हैं। बच्चों, क्रिया के व्याकरण को अगर आप बहुत ही ध्यान पूर्वक देखेंगे, समझेंगे तो आपके ध्यान में बैठ जाएगा और आप कभी न भूलेंगे इस व्याकरण के क्रिया को। आगे देखते हैं, कुछ क्रियाएं सकर्मक और अकर्मक दोनों हो सकती हैं। जैसे यह विद्यालय है, विद्यालय की कक्षा, कक्षा में बच्चे बैठे हैं, लड़का भी कक्षा में है। आगे इसके बारे में कुछ वाक्य लिखा है, एक वाक्य देखते हैं। मोहन विद्यालय में पढ़ता है, यह अकर्मक क्रिया है। मोहन क्या पढ़ता है, उत्तर नहीं मिल रहा है। किसको पढ़ता है, ये नहीं उत्तर मिल रहा है, इसलिए यह अकर्मक क्रिया है। आगे देखिए, इसमें एक बच्चा पुस्तक खोल करके पढ़ रहा है, देख रहा है इसके बारे में। मोहन पुस्तक पढ़ता है, सकर्मक क्रिया बन गई है पुस्तक कर्म को जोड़ने के पश्चात। तो मोहन क्या पढ़ता है, तो हमें उत्तर मिल जा रहा है मोहन पुस्तक पढ़ता है। द्विकर्मक क्रियाएं, कुछ सकर्मक क्रियाएं अपने साथ दो कर्म रखती हैं। जैसे मुग्धा ने बकरी को चारा खिलाया। बच्चों, इस चित्र में आप देख रहे हैं बकरी है, एक लड़की बकरी को चारा खिला रही है, घास खिला रही है। आप लोग भी गांव में जब जाते हैं, अपने गांव में छुट्टियों में, गर्मी की छुट्टियों में, तो आप भी पर्यावरण, अपने परिसर से प्रेम करते हैं। वहां आप भी अपने जानवरों से प्रेम करते हैं और उनको इस तरह से आप लाड दुलार करते हैं। इसमें लिखा है बच्चों, वाक्य पर ध्यान दीजिए। मुग्धा ने बकरी को चारा खिलाया। अनुज पिल्ले को दूध पिला रहा है। बच्चों देखिए, आप लोग भी जरूर कभी ना कभी किए होंगे। बच्चों, इस वाक्य को ध्यान से पढ़िए। अनुज पिल्ले को दूध पिला रहा है। इन दोनों वाक्यों में दो दो कर्म हैं। पहले वाक्य में देखिए बकरी है,
चारा है और दूसरे में पिल्ला है और दूध है। ये दोनों कर्म हैं। पहले दोनों कर्म प्राणीवाचक हैं। पहले ये दोनों कर्म जो हैं प्राणीवाचक हैं और दूसरे दोनों कर्म जो हैं ये चारा और दूध अप्राणीवाचक हैं। पहले दोनों कर्म बकरी और पिल्ला ये जो है प्राणीवाचक हैं। चारा और दूध ये अप्राणीवाचक हैं। ध्यान दीजिए, जब किसी वाक्य में दो कर्म होते हैं तो उनमें जो कर्म प्राणीवाचक होता है वह गौड़ होता है और उसके साथ कोपरसर्ग लगा होता है तथा अप्राणीवाचक कर्म प्रधान कर्म होता है और उसके साथ कोपरसर्ग नहीं लगाया जाता। आइए इसको हम आसान भाषा में समझते हैं। द्विकर्मक क्रियाओं में क्या, किसे, किसको प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। जैसे मुग्धा क्या खिला रही है तो हमें क्या के प्रश्न का उत्तर मिल रहा है चारा। किसको खिला रही है, किसको में भी हमको उत्तर मिल रहा है बकरी को। तो बच्चों इसमें क्या और किसको दोनों प्रकार के प्रश्नों के उत्तर मिल रहे हैं। अपूर्ण क्रिया, नीचे दिए गए वाक्य को पढ़िए। अपूर्ण क्रिया, पहला वाक्य है गांधी जी भारत के थे। वह है, ये इसमें स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि गांधी जी भारत के क्या थे। वह है, वह क्या है, यह बच्चों अपूर्ण क्रिया का उदाहरण है। आगे देखते हैं। इन वाक्यों में थे, हैं, क्रिया होने पर भी वाक्य का पूर्ण अर्थ नहीं निकल रहा है। अब आगे दिए गए इन्हीं वाक्यों को फिर से पढ़िए। गांधी जी भारत के राष्ट्रपिता थे। गांधी जी भारत के राष्ट्रपिता थे। अब इसमें हमको गांधी जी भारत के क्या थे इसका उत्तर मिल रहा है। गांधी जी भारत के राष्ट्रपिता थे। वह बुद्धिमान है। बच्चों जैसे इसके पहले हम पढ़े वह है, वह बुद्धिमान है। अब यह वाक्य पूर्ण दिख रहा है। इन वाक्यों में बच्चों ध्यान दीजिए, इन वाक्यों में राष्ट्रपिता, बुद्धिमान, इन शब्दों के प्रयोग से स्पष्टता आ गई, जिसके कारण इनका अर्थ भी स्पष्ट हो गया। ये सभी शब्द पूरक हैं। पूरक का अर्थ होता है बच्चों ऐसा वाक्य, ऐसा शब्द जिसके लग जाने से वाक्य पूरा हो जाए उसे पूरक कहते हैं। ऐसी क्रियाएं जो अभीष्ट अर्थ प्रस्तुत नहीं कर पाती अपूर्ण क्रिया कहलाती हैं। जिसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता है, ऐसी क्रियाएं जो हैं अपूर्ण क्रिया कहलाती है। पूरक, पूरक के बारे में ध्यान दीजिए बच्चों। अभी हम पूरक बताए थे। पूरक क्या है? अपूर्ण क्रिया के अर्थ को पूरा करने के लिए जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें पूरक कहते हैं। अपूर्ण क्रिया के अर्थ को पूरा करने के लिए जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें पूरक कहते हैं। ऊपर के उदाहरण में राष्ट्रपिता, बुद्धिमान, ये शब्द पूरक हैं। इनके लग जाने से ही वाक्य पूरा हुआ, अन्यथा इसके पहले वाक्य जो है अपूर्ण क्रिया में था। संरचना की दृष्टि से क्रिया के 6 भेद होते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए। सबसे पहले सामान्य क्रिया, जब किसी एक ही क्रिया का प्रयोग होता है तो वह सामान्य क्रिया कहलाती है। जैसे वह गया, गया एक ही क्रिया का प्रयोग हुआ है। तुम लिखो, इसमें भी एक ही क्रिया का प्रयोग हुआ है, अतः यह सामान्य क्रिया की श्रेणी में आता है। इन वाक्यों में गया और लिखो एक एक क्रिया शब्द का प्रयोग किया गया है। ये दोनों सामान्य क्रिया के उदाहरण हैं। दूसरा है संयुक्त क्रिया, दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से
बनी क्रियाएं संयुक्त क्रिया कहलाती हैं। धातु के बारे में आपको हमने बताया, जैसे पढ़, पढ़ से पढ़ना, चल, चल से चलना, उठ से उठना, उठा, उठाया इत्यादि। तो ये जो चल, पढ़, उठ ये सब हैं, ये धातु हैं। तो बच्चों, दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनी क्रियाएं संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे वह पढ़ने लगा, उसने उसे मार डाला, मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैंने खाना खा लिया। इन वाक्यों में एक से अधिक क्रियाओं का एक साथ प्रयोग हुआ है। आगे देखते हैं, जैसे पढ़ने जमा लगा, पढ़ने धन लगा, पढ़ने लगा। अगला देखिए, पढ़ना धन चाहता धन हूँ। तो ये दोनों मिलाकर के ये तीनों मिलाकर के बन गया पढ़ना चाहता हूँ। इसमें तीन क्रियाएं लगी हैं। मार धन डाला, खा धन लिया धन था, खा लिया था। जब कोई अन्य क्रिया मुख्य क्रिया में जुड़ती है तो वह अपना अर्थ खोकर उस मुख्य क्रिया में एक प्रकार की नवीनता या विशेषता ला देती है। इसीलिए इसे रंजक क्रिया भी कहते हैं। कुछ लोग इन्हें सहायक क्रिया भी मानते हैं। रंजक क्रियाओं के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। चुकना, चुकना यह समाप्ति बोधक है। अगर चुकना का अर्थ है कंप्लीट हो गया, पूर्ण हो गया, समाप्त हो गया। सकना, सकना यह शक्ति बोधक है। चाहना इच्छा बोधक है। देना अनुमति बोधक है। लगना आरंभ बोधक है। उठना आकस्मिकता बोधक है। इन रंजक क्रियाओं के उदाहरण को आप ध्यान में रखिए। और जिस तरह से यहाँ हम देख रहे हैं चुकना लिखा है, चुकना से हमें हमारे दिमाग में तुरंत आ जाता है कि कार्य हो चुका है। आगे देखिए, तीसरा नाम धातु क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों से बनने वाली धातु को नाम धातु क्रिया कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों से बनने वाली धातु को नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे बात से बतियाना, शर्म से शर्माना आदि। नाम धातु क्रियाएं चार प्रकार के शब्दों से बनती हैं, यह भी जानना अति आवश्यक है। संज्ञा शब्दों से, जैसे रंग से रंगना, बात बतियाना, हाथ हथियाना, लाज लजाना। सर्वनाम शब्दों से, जैसे अपना अपनाना। विशेषण के शब्दों से, जैसे गर्म गरमाना, दोहरा दोहराना। अनुकरणवाची शब्दों से कैसे बनता है ये भी देख लेते हैं। अनुकरणवाची शब्द का अर्थ होता है जिनका बार बार, एक से अधिक बार जिन शब्दों का प्रयोग किया जाए उनको अनुकरणवाची कहते हैं। जैसे हिनहिना हिनहिनाना, खटखट खटखटाना, थरथर थरथराना, थपथप थपथपाना आदि। चौथा देख लेते हैं बच्चों, प्रेरणार्थक क्रिया। जिस क्रिया से यह पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को उस कार्य को करने की प्रेरणा देता है, वह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। विशेष ध्यान देना है इसमें। इस प्रकार की क्रिया को पहले आप जान लीजिए। जिस क्रिया से यह पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य न करके, अर्थात कर्ता खुद कार्य नहीं कर रहा है, किसी और को उस कार्य करने की प्रेरणा दे रहा है या प्रोत्साहित कर रहा है, इस प्रकार की क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया
कहते हैं। जैसे नौकर मोहन से पत्र लिखवाता है। बच्चों ध्यान दीजिए, इस क्रिया में, इस वाक्य में लिखा है नौकर मोहन से पत्र लिखवाता है, नौकर स्वयं पत्र नहीं लिखता है। आगे देखिए, इसमें इस वाक्य में नौकर स्वयं पत्र नहीं लिखता बल्कि मोहन को पत्र लिखने के लिए प्रेरित करता है। लिखवाता शब्द प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रियाओं को दो कर्ता होते हैं। प्रेरक कर्ता पहला है और दूसरा है प्रेरित कर्ता। बच्चों देख लेते हैं, प्रेरणा प्रदान करने वाला, प्रेरणा प्रदान करने वाला जैसे नौकर, और प्रेरित कर्ता में प्रेरणा लेने वाला जैसे मोहन। प्रेरणार्थक क्रियाओं की रचना दो रूपों में होती है। बच्चों देखो, ये तो धातु है, धातु रूप है, धातु शब्द है। ये प्रथम रूप, ये द्वितीय रूप। धातु है इसमें पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना। धातु रूप धोना का प्रथम रूप बन गया धुलाना, द्वितीय रूप बन गया धुलवाना। धातु रूप सुनना का प्रथम रूप बन गया सुनाना और द्वितीय रूप बन गया सुनवाना। वाक्यों द्वारा स्पष्टीकरण कर लेते हैं। प्रथम रूप को समझ लेते हैं। जैसे गुरु जी बच्चों को पढ़ाते हैं। गुरु जी बच्चों को पढ़ाते हैं, यह प्रथम रूप है। द्वितीय रूप का वाक्य कैसे बनेगा देखते हैं। गुरुजी मॉनिटर से बच्चों को पढ़वाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कक्षा नायक को भी वर्ग संभालना पड़ता है, जिससे गुरुजी, इसमें इस वाक्य में पता चलता है कि गुरुजी किसी अन्य कक्षा में व्यस्त होने के कारण मॉनिटर इस कक्षा का जो है संचालन कर रहा है। यह द्वितीय रूप है। बच्चों ध्यान रहे, प्रथम रूप की क्रियाएं भी प्रेरणार्थक मानी जाती हैं, परंतु ये पूर्ण रूप से प्रेरणार्थक नहीं होती, क्योंकि इनमें कर्ता स्वयं कार्य करता है। द्वितीय रूप की क्रियाएं ही सही अर्थों में प्रेरणार्थक हैं। पांचवा देख लेते हैं, पूर्वकालिक क्रिया। इस चित्र को देख करके हमारे दिमाग में यह आता है कि पाठ्य पुस्तकों के बीच में बैठा यह लड़का पुस्तक पढ़ रहा है और उसके नीचे वाक्य लिखा है, वह चाय पीकर पढ़ने बैठ गया। वह चाय पीकर पढ़ने बैठ गया। वह खाना खाकर सो गया। बच्चा जोकर को देखकर हंसने लगा। ये तीन वाक्य अभी आप देखें बच्चों। इन वाक्यों में बैठ गया, सो गया और हंसने लगा मुख्य क्रियाएं हैं। मुख्य क्रिया से पूर्व यदि कोई दूसरी क्रिया प्रयुक्त हो तो वह पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। मूल धातु में कर, करके आदि जोड़कर पूर्वकालिक क्रियाएं बनाई जाती हैं। अगला देखते हैं, छठा कृदंत क्रिया। जब किसी क्रिया में प्रत्यय जुड़ने पर क्रिया का नया रूप बनता है तो उसे कृदंत क्रिया कहते हैं। हिंदी में कृदंत क्रियाएं तीन प्रकार की होती हैं बच्चों। पहला है वर्तमान कालिक कृदंत क्रिया। चल धनता बराबर चलता। दौड़ धनता बराबर दौड़ता इत्यादि। दूसरा भूतकालिक कृदंत क्रिया। चल धन आ बराबर चला। देख धन आ बराबर देखा। इसमें क्रियाएं हो चुकी हैं बच्चों। चला, देखा इत्यादि से सुना, गाया, बोला इत्यादि शब्दों से हमें मालूम पड़ता है कि यह क्रियाएं हो चुकी हैं। और इसके पहले जो हम देखे वर्तमान कालिक कृदंत क्रिया,
चल धनता, चलता दौड़ता। हमें ये लग रहा है कि ऐसे ये वाक्य, ये शब्द पढ़ने से हमें यह प्रतीत होता है बच्चों कि यह क्रियाएं अभी हो रही हैं। यह वर्तमान कालिक कृदंत क्रिया कहलाती है। तीसरा देखते हैं, पूर्वकालिक कृदंत क्रिया। चल धन कर बराबर चलकर, खा धन कर बराबर खाकर। जिस क्रिया के अंत में कर जुड़ जाए वह पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक कृदंत क्रिया कहलाती है। बच्चों, आज हमने अपनी इस ऑनलाइन कक्षा में क्या सीखा? क्रिया के बारे में हमने जाना। दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। इनमें एक कर्म क्रिया होती है तथा द्विकर्म क्रिया होती है। संरचना के आधार पर बच्चों हमने देखा क्रिया के 6 भाग हैं और सभी 6 के 6 भागों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, अपूर्ण क्रिया इत्यादि के बारे में बच्चों हमने आज की क्लास में जानकारी प्राप्त की है। गृह कार्य एवं स्वयं अध्ययन हेतु आपके लिए कुछ हमने प्रश्न पत्र भी इसमें जोड़े हैं। आइए बच्चों, इन प्रश्न पत्रों को देख लेते हैं। बच्चों ध्यान दीजिए, यह आपको पीडीएफ में भेज दिया जाएगा। इसमें हमारे परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, देखिए बच्चों, इसमें दिया गया है। यह सभी आपको हल करने हैं। आगे हम दिखा देते हैं कि स्कॉलरशिप की परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, किस प्रकार की प्रश्न पत्रिकाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, उसका भी संकलन इसमें किया गया है। देखो बच्चों, पहले ये देख लीजिए, इन वाक्यों में क्रिया शब्दों को रेखांकित कीजिए। इसमें 10 प्रश्न हमने दिया है। राहुल टीवी देख रहा है, इसमें क्रिया क्या है आपको पहचानना है और उसको रेखांकित करना है। देखिए बच्चों, किस तरह से हमारे स्कॉलरशिप की परीक्षा में प्रश्न आते हैं, उस तरह की प्रश्न पत्रिका का हमने इसमें संकलन किया है। जैसे मोहन पढ़ रहा है, इनमें से आपको क्रिया शब्द बताना है कि कौन सी क्रिया शब्द है। मोहन, रहा है, पढ़ रहा है, आपको बताना है कि क्रिया क्या है। वह दिल्ली में रहती है, वह दिल्ली में रहती है। इसमें भी आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों। वह दिल्ली और अंत में है रहती है। तो आपको जो इसमें लगे कि यही क्रिया है के शब्द हैं, उसको आपको सही प्रश्न के उत्तर का चुनाव करना है। अगली इसी प्रकार, राधा को पुरस्कार मिलेगा, इसमें कौन सा क्रिया के शब्द हैं आपको वो पहचानना है। वेदांत ने कपड़े खरीदे, वेदांत, खरीदे, कपड़े, 3 इसमें भी पर्याय दिए गए हैं, उचित पर्याय को चुनना है। माता जी खाना बना रही हैं, इसमें क्रिया क्या है यह आपको पर्याय में चुन करके बताना है। इसी के साथ बच्चों, आज की हमारी यह क्लास समाप्त हुई। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।